تصور कीजिए एक अंधेरी रात, खलीज फारस का समंदर बिल्कुल पुरसकून है। दूर दूर तक सिर्फ बड़े बड़े सुपर टैंकर्स की रोशनियां झिलमिलाती नजर आ रही हैं। अचानक वॉशिंगटन के एक वॉर रूम में अलार्म बजता है। नक्शे पर एक छोटा सा जजीरा सुर्ख धब्बे की तरह चमक उठता है। एक बटन दबाया जाता है। सिर्फ चंद घंटों में दुनिया भर की तेल की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। आपकी गाड़ी का पेट्रोल अचानक महंगा हो जाता है। चीन की फैक्ट्रियां रुक जाती हैं। सऊदी अरब, यूरोप सब हिल जाते हैं। यह एक छोटे से जजीरे का हकीकत का खतरा है जिसका नाम है खुर्क आइलैंड। आज मैं आपको इस जजीरे की कहानी सुनाने जा रहा हूं। क्या वेनेजुएला के बाद वाकई अगली बारी खुर्क की है? क्या एक जजीरा जो नक्शे पर मुश्किल से नजर आता है पूरी दुनिया की तवानाई की सप्लाई को हिला सकता है? सवाल यह है कि खुर्क आइलैंड दरअसल है क्या? ये ईरान के शुमाली खलीज फारस में वाक़ एक छोटा सा मरजानी जजीरा है। साहिल से सिर्फ 15 से 25 किलोमीटर दूर, लंबाई 6 किलोमीटर से भी कम, रकबा बहुत छोटा, आबादी हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है। लेकिन इसकी अहमियत, ईरान की तकरीबन 90% खाम तेल बरामदात इसी जजीरे से होती हैं। यहाँ के टर्मिनल्स रोजाना 7 मिलियन बैरल तक तेल लोड करने की सलाहियत रखते हैं। हालांकि असल बरामदात इससे कम है, मगर फिर भी ईरान की मईशत की शहरक यही है। अब जरा सोचिए, अगर ये जजीरा बंद हो जाए या इस पर कब्जा हो जाए तो क्या होगा? ईरान की सालाना अरबों डॉलर की आमदनी एकदम रुक जाएगी। हुकूमत का बजट मुतासिर, फौज और आवाम दोनों पर दबाव। लेकिन ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं, क्योंकि खुर्क से निकलने वाला तेल पूरी दुनिया की मंडियों तक जाता है और जब तेल की सप्लाई रुकती है तो कीमतें बढ़ती हैं। आम आदमी का पेट्रोल महंगा होता है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, माशी बहरान पैदा होता है। तो फिर ये जजीरा अचानक इतना अहम क्यों बन गया? इसकी वजह वेनेजुएला है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो दबाव डाला, इसने एक नया मॉडल पेश किया। पहले पाबंदियां, फिर तेल के टैंकर्स रोकना, जहाज पकड़ना और फिर बराह रास्त तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर। नतीजा ये निकला कि डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2026 में एक फौजी ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और इनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेस को दारुल हुकूमत काराकास में गिरफ्तार किया। अमेरिकी खसूसी फोर्सेस ने रात के अंधेरे में कार्रवाई की, मादुरो को बंदूक के निशाने पर घर से निकाला, एक अमेरिकी जंगी जहाज पर सवार करके न्यूयॉर्क भेज दिया, जहां इन पर नशावर, दहशतगर्दी, मंशियात की स्मगलिंग और हथियारों के इल्जामात आयद किए गए। ट्रंप ने इसे अमेरिकी इंसाफ की फतह करार देते हुए कहा कि अब अमेरिका खुद वेनेजुएला चलाएगा जब तक एक महफूज मुंतकिली ना हो जाए। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद ट्रंप इंतजामिया ने वेनेजुएला की तेल की सनत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अमेरिकी फौज ने मुतादिद तेल बरदार जहाजों को समंदर में रोककर जब्त कर लिया, जिनमें अरबों डॉलर मालियत का खाम तेल भरा था, जबकि ड्रोन हमलों से पोर्ट सहूलियात तबाह कर दी गई। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी कंपनियां अब वेनेजुएला के तेल के वसाइल संभालेंगी। पाबंदियों वाला तेल अमेरिकी कंट्रोल में आ जाएगा और चीन समेत मुखालिफ ममालिक को इसकी सप्लाई रोक दी जाएगी। नतीजा ये निकला कि वेनेजुएला की मईशत की शहरक अमेरिका के हाथ में आ गई और तेल की आमदनी अब वॉशिंगटन के फैसलों पर मुनहसर हो गई। लेकिन क्या यह सिर्फ अफवाह है या हकीकत का आगाज? ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका में खुर्क पर खसूसी फोर्सेस के ऑपरेशन की बात चल रही है। तज्जियाकार कहते हैं कि अगर ईरान को कमजोर करना है तो इसकी तेल की बरामद रोकना सबसे तेज रास्ता है। मगर यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या खुर्क को हदफ बनाना इतना आसान है जितना लगता है, या इसके पीछे बहुत बड़े खतरात छुपे हुए हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें खुर्क की तारीख में जाना होगा। ये जजीरा सिर्फ तेल की वजह से अहम नहीं बना, इसकी कहानी सदियों पुरानी है। 18वीं सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पहुंची। उन्होंने यहाँ एक तिजारती अड्डा कायम किया, मोतियों की तिजारत की, मगर जब मकामी हुक्मरानों से झगड़ा हुआ तो इन्हें निकाल दिया गया। 19वीं सदी में बरतानिया ने भी इस जजीरे पर नजर रखी, क्योंकि खलीज फारस में यह एक कुदरती बंदरगाह की तरह था। समुद्री रास्तों की वजह से यह हमेशा से स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल रहा। मगर असल तब्दीली 20वीं सदी में आई जब तेल मिला। 1960 की दिहाई में जब खलीज फारस में ऑफ शोर ऑयल फील्ड दरियाफ्त हुए तो खुर्क को ईरान का सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला टर्मिनल बना दिया गया। पाइपलाइनें मेन लैंड से जजीरे तक बिछाई गई, बड़े बड़े टैंक बनाए गए, सुपर टैंकर्स यहाँ लगने लगे। 1970 की दिहाई तक ये जजीरा ईरान का सबसे बड़ा ऑयल लोडिंग पोर्ट बन चुका था।
अब आइए इस तारीख के सबसे खूनरेज बाब की तरफ। ईरान इराक जंग 1980 से 1988 तक चलने वाली ये जंग खुर्क के लिए एक इम्तिहान थी। इराक ने बार बार खुर्क के ऑयल टर्मिनल पर हमले किए, मिसाइल बरसाए, जहाज़ों को निशाना बनाया। मकसद वाज़ह था, ईरान की तेल बरामदात रोककर इसकी जंगी सलाहियत ख़त्म करना। एक बार तो इराक ने खुर्क के जटियों को शदीद नुकसान पहुंचाया, लोडिंग बंद हो गई। ईरान को मजबूरन लुआन और सेरी आइलैंड जैसे छोटे टर्मिनल्स की तरफ जाना पड़ा। मगर यहाँ एक अहम सबक मिलता है, खुर्क को मुकम्मल तौर पर बंद करना आसान नहीं था। ईरान ने हर बार इसे जल्दी ठीक कर लिया, मुतबादिल रास्ते निकाले और बरामदात जारी रखी। इराक के हमलों के बावजूद खुर्क ज्यादातर फाल रहा। ये तारीखी हकीकत आज भी आलमी ताकतों के सामने है, यानी एक हमला काफी नहीं, इसे मुस्तकिल तौर पर मफलूज करने के लिए मुसलसल और बड़े पैमाने की कार्रवाई दरकार है। तो फिर आज की सूरत हाल क्या है? क्या खुर्क वाकई अगला हदफ बन सकता है? ताज़ा तज्ज़िये बताते हैं कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी खुर्क को ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला तेल ईरान की मईशत का खून है। अगर ये रोक दिया जाए तो ईरान की हुकूमत को बजट का शदीद बहरान लाहक होगा, इनकलाबी गार्ड्स की फंडिंग मुतासिर हो जाएगी, अवाम में बेचैनी बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना सीधा रास्ता है? इस सवाल का जवाब माशी अदाद-ओ-शुमार में छुपा हुआ है। ईरान की मईशत का बड़ा हिस्सा तेल पर इन्हिसार करता है। बरामदात का तकरीबन 40% तेल से आता है। खुर्क से रोजाना लाखों बैरल तेल चीन जैसे ममालिक को जाता है। अगर ये सप्लाई रुक गई तो ईरान को अरबों डॉलर का माहाना नुकसान होगा। मगर इसका असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, आलमी तेल की कीमतें फौरन बढ़ जाएंगी। तज्जियाकारों का अंदाजा है कि अगर खुर्क बंद हुआ तो तेल की कीमतें 20 से 30% तक ऊपर जा सकती हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान, भारत, यूरोप और अमेरिका सब मुतासिर होंगे। अब जरा जोग्राफियाई जाविये से देखें तो खुर्क खलीज फारस के शुमाली हिस्से में है। यहाँ से टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर बाहर जाते हैं। ये तंग रास्ता दुनिया के 19% तेल की सप्लाई का चौक पॉइंट है। अगर खुर्क पर हमला हुआ तो ईरान का रद्द अमल क्या होगा? क्या वो हुर्मुज़ बंद कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर के टर्मिनल्स भी खतरे में पड़ जाएंगे। अमेरिका ने पहले से ही अपने लिए तो तेल जमा कर लिया है, लेकिन अब उसको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिलहाल तेल बंद है, आबनाए हुर्मुज़ बंद है। यानी एक छोटे जजीरे का मसला पूरे खत्ते का बहरान बन चुका है। यहाँ एक और अहम बात सामने आती है, तेल की जंग अब सिर्फ बमों से नहीं लड़ी जाती। आज की जंग पाबंदियों, इंश्योरेंस कंपनियों, शिपिंग, ट्रैकिंग और शैडो फ्लीट से लड़ी जाती है। वेनेजुएला में दिखाया गया कि कैसे अमेरिका ने तेल के जहाज़ों पर पाबंदियां लगाई, डार्क फ्लैट वाले टैंकर्स को पकड़ा। ईरान के साथ भी यही हो सकता है। खुर्क से निकलने वाले टैंकर्स को समंदर में रोका जा सकता है, इनकी इंश्योरेंस रोकी जा सकती है, यानी बराह रास्त बमबारी किए बगैर भी बरामदात कम की जा सकती हैं। मगर क्या ईरान ने कोई मुतबादिल तैयार किया है? हाँ, तारीख से सबक लेकर ईरान ने लुआन, सेरी और जॉस्क जैसे दूसरे टर्मिनल्स तैयार किए हैं। जॉस्क तो हुर्मुज़ से बाहर है, जो बराह रास्त खलीज अमान में खिलता है। इससे ईरान कुछ बरामदात बचा सकता है, मगर यह मुतबादिल खुर्क जितना बड़ा नहीं। खुर्क की गुंजाइश और सहूलियात दूसरों से कहीं ज्यादा हैं, यानी मुकम्मल मुतबादिल नहीं बन सका। अगर खुर्क बंद हुआ तो ईरान की बरामदात कम से कम 50 से 60% तक रुक जाएंगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर खुर्क इतना हसास है तो अब तक इसे क्यों नहीं छेड़ा गया? इसका जवाब खतरे में छुपा हुआ है। पहला खतरा आलमी तेल का बहरान। JP मॉर्गन जैसे बैंकों का अंदाजा है कि अगर खुर्क पर कब्जा या हमला हुआ तो तेल की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। दूसरा खतरा ईरान का जवाब। ईरान के पास मिसाइल हैं, बहरिया है और हुर्मुज़ बंद करने की सलाहियत है। तीसरा खतरा इलाकाई जंग। अगर खुर्क पर कार्रवाई हुई तो सऊदी और इमाराती टर्मिनल्स भी खतरे में पड़ सकते हैं, यानी एक महदूद ऑपरेशन बड़े पैमाने की जंग में बदल जाएगा। यहाँ से एक और पहलू सामने आता है, खुर्क ईरान के लिए सिर्फ माशी मरकज नहीं बल्कि कौमी वकार की अलामत भी है। ईरान इराक जंग में जब ये बार बार निशाना बना तो ईरानियों ने इसे मुज़ाहमत की कहानी बना दिया। आज अगर कोई ताकत खुर्क की तरफ बढ़े तो ईरान इसे बराह रास्त रियासती हमला समझेगा और जवाब भी वैसा ही दे सकता है। यानी ये सिर्फ तेल की बात नहीं, ये फक्कार और बका की बात है। अब दुनिया के दूसरे खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं?
امریکہ کے لیے خرق ایران کو بغیر بڑی جنگ کے دبانے کا طریقہ ہے۔ اسرائیل اسے ایران کی مالی کمر توڑنے کا ہتھیار سمجھتا ہے۔ خلیجی عرب ممالک کے لیے یہ دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف ایران کمزور ہوگا، دوسری طرف ان کا اپنا انفراسٹرکچر خطرے میں۔ چین کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ چین ایران کا سب سے بڑا تیل خریدار ہے۔ اس کی صنعتی ترقی سستی ایرانی تیل پر منحصر ہے۔ اگر خرق بند ہوا تو چین کو مہنگا تیل خریدنا پڑے گا۔ اگر معاشی طور پر اسے دیکھیں تو جب مارکیٹ کو لگتا ہے کہ خرق خطرے میں ہے تو تیل کی قیمتیں خود بخود بڑھ جاتی ہیں، انشورنس ریٹ بڑھتے ہیں، شپنگ کمپنیاں احتیاط برتتی ہیں، یعنی خرق کا نام لینا بھی ایک اقتصادی ہتھیار بن چکا ہے۔ حالیہ تناؤ کے دوران تیل کی منڈی نے اسی طرح کا رد عمل دکھایا۔ اب ایک اور اہم سوال، کیا وینزویلا والا ماڈل ایران پر بالکل فٹ بیٹھے گا؟ نظریاتی طور پر ہاں، مگر عملی طور پر بہت مشکل۔ وینزویلا میں امریکہ نے تیل کے انفراسٹرکچر پر براہ راست اثر ڈالا، مگر ایران کا جغرافیہ مختلف ہے۔ یہاں ہرمز ہے، علاقائی نیٹ ورک مضبوط ہے، اور ایران کی فوجی صلاحیت وینزویلا سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی جو دباؤ وینزویلا میں کام آیا وہی ایران میں بڑے بحران کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر بھی کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ خرق پر قبضہ یا اس کی برآمد روکنا ایران کی حکومت کو جھکا دے گا، کیونکہ تیل کی آمدنی انقلابی گارڈز کی طاقت ہے۔ اگر یہ روک دی گئی تو حکومت کو اندرونی دباؤ کا سامنا ہوگا۔ مگر دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا قدم ایران کو اور زیادہ جارحانہ بنا دے گا۔ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خرق ایران کی سب سے بڑی اقتصادی کمزوری ہے۔ وینزویلا کے تجربے نے دکھایا کہ تیل پر مبنی دباؤ مؤثر ہو سکتا ہے، مگر خرق کے معاملے میں نتائج کہیں زیادہ خطرناک ہوں گے، کیونکہ یہاں ایک چنگاری پورے خطے کو آگ لگا دے گی۔ اب دیکھیں کہ ایران نے کیا تیاریاں کی ہیں۔ اس نے متبادل ٹرمینلز پر کام کیا ہے، پائپ لائنز بچھائی ہیں اور شیڈو فلیٹ استعمال کر کے پابندیوں سے بچنے کی کوشش کی ہے، مگر پھر بھی خرق کا متبادل مکمل نہیں۔ یعنی یہاں دباؤ پڑا تو ایران کو بڑا جھٹکا لگے گا، مگر وہ مکمل طور پر بیٹھ نہیں جائے گا۔ یہاں سے ایک اور پہلو نکلتا ہے، خرق پر کوئی بھی کارروائی نہ صرف ایران بلکہ عالمی معیشت کو متاثر کرے گی۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے انفلیشن بڑھے گا، ترقی پذیر ممالک متاثر ہوں گے، اور یہ سب اس وقت ہوگا جب دنیا پہلے ہی معاشی چیلنجز میں گھری ہوئی ہے۔ یعنی طاقتیں اس فیصلے سے پہلے 100 بار سوچیں گی۔ دوستوں، خرق کی اہمیت صرف آج کی نہیں، یہ صدیوں سے سمندری راستوں اور تجارت کا مرکز رہا ہے۔ تیل نے اسے صرف زیادہ حساس بنا دیا۔ آج یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ نہیں بلکہ ایک بٹن ہے جسے دبانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے دنیا کو سوچنا پڑے گا کہ اس کے نیچے کیا ہے، صرف ایران کی معیشت یا پوری عالمی معیشت کی آگ۔ یہ جنگ اب میزائلوں کی نہیں بلکہ حساب کتاب کی ہے۔ ایک طرف طاقت کا علاج، دوسری طرف قیمت کا خوف، ایک طرف فوری فائدہ، دوسری طرف طویل مدتی تباہی۔ خرق اسی توازن کے بیچ کھڑا ہوا ہے، خاموش، چھوٹا مگر غیر معمولی طور پر طاقتور۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا اس چھوٹے سے جزیرے کو بڑی نظروں سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ بعض اوقات جنگ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہلا بم نہیں گرتا، بلکہ جہاں دنیا پہلی بار یہ سوچنے لگتی ہے کہ اگلا بم کہاں گر سکتا ہے۔ کیا واقعی خرق اگلا نشانہ بنے گا یا یہ صرف ایک ممکنہ خطرہ ہے؟ مگر ایک بات یقینی ہے، جب تک تیل دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، تب تک خرق جیسے چھوٹے جزیروں کی کہانیاں پوری دنیا کو متاثر کریں گی۔